हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQ-IAS हिंदी पे। मैं ललिता दहिया। दोस्तों, वर्तमान समय में दक्षिण एशिया और अफ्रीका के बहुत सारे देशों पे चाइना का जो बकाया कर्ज है वो रिकॉर्ड स्तर पे पहुंच गया है। ऐसे में आज की इस परिचर्चा में हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि जो इन देशों पे बकाया कर्ज है उसकी स्थिति क्या है वर्तमान में, ऋण जाल कूटनीति क्या है चाइना की, और इस ऋण जाल कूटनीति का भारत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है या पड़ सकता है, और भारत को क्या कदम उठाने चाहिए। तो ये पूरी की पूरी परिचर्चा का मुद्दा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं रिकॉर्ड से। ध्यान रखिएगा, हमारे पड़ोसी देशों पे चाइना का बड़े स्तर पे बकाया कर्ज बढ़ा है, ध्यान रखना। और यहां पे यदि हम एक एक करके इन देशों की बात करें तो सबसे पहले हम पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान पे जो ऋण था, बकाया विदेशी ऋण, वो 2016 में $7.6 बिलियन था, जो कि 2022 में $26.5 बिलियन हो गया। यानी बहुत ही तीव्र गति से पाकिस्तान पर बकाया ऋण बढ़ा है चाइना का। बात समझ में आई। दूसरा, अगर हम एग्जाम्पल देखें श्रीलंका का, चीन का ऋण 2016 में $4.6 बिलियन था, जो कि दुगना होकर 2022 में $8.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। यदि हम बांग्लादेश की बात करें तो 0.97 से 6 अरब डॉलर, $6 बिलियन हो गया। यदि मालदीव्स की बात करें तो 0.3 बिलियन से 1.2 बिलियन हो गया, और नेपाल की बात करें तो 0.07 बिलियन से 0.026 बिलियन हो गया। यह स्थिति अपने आप में चिंताजनक है, क्योंकि ये सारे हमारे पड़ोसी देश हैं, और हमारे पड़ोसी देशों में यदि चाइना का वर्चस्व बढ़ता है, मैं बताऊंगी किस किस तरीके से, तो ये भारत की आर्थिक समृद्धि, भारत के सुरक्षा के दृष्टिकोण और भारत का जो निवल शुद्ध प्रदाता के तौर पे, सुरक्षा प्रदाता के तौर पे उभरने का दृष्टिकोण है अपने पड़ोसी देशों में, इन सारे दृष्टिकोणों के ऊपर क्वेश्चन मार्क लग सकता है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि यह ऋण जाल कूटनीति क्या है जो चाइना चला रहा है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ऋण जाल कूटनीति एक ऐसी स्थिति होती है जहां शक्तिशाली ऋण देने वाला देश या संस्था उधार देने वाले राष्ट्र को महत्वपूर्ण ऋण प्रदान करता है। जो उधार लेने वाला राष्ट्र है उसको बड़ा ऋण देता है ये शक्तिशाली जो देश है। ऐसे देशों को इतनी ब्याज दरों पे ऋण दिया जाता है कि वो पूरा करने में, यानी पुनर्भुगतान शर्तों को पूरा करने में ये देश असमर्थ हो जाएंगे। और जब पूरा करने में असमर्थ हो जाएंगे तो इस ऋण के बदले ये शक्तिशाली देश आर्थिक या राजनीतिक रियायतें इन देशों से लेना शुरू कर देगा। यदि हम चाइना के संदर्भ में इस बात को देखें तो चाइना भी एक शक्तिशाली देश है जो विकासशील देशों को ऋण प्रदान कर रहा है रियायती ऋणों के नाम पर। लेकिन यहां पे ध्यान रखिएगा, ज्यादातर बड़े पैमाने पे जो इन देशों की बुनियादी ढांचा परियोजनाएं हैं, इनमें चाइना बड़े स्तर पे ऋण दे रहा है ऐसे देशों को, और मुख्य रूप से निम्न या मध्यम आय वाले देश हैं। आप इन देशों का चार्ट मैंने बताया, ज्यादातर ऐसे देश हैं जो निम्न और मध्यम आय वाले देश हैं, पुनर्भुगतान करने में असमर्थ हैं, बीजिंग को ऋण राहत के बदले रियायतें या लाभ प्राप्त करने का मौका मिल जाता है। बात समझ में आई। तो ऋण जाल कूटनीति क्या है और चाइना इस ऋण जाल कूटनीति का प्रयोग कैसे कर रहा है। आगे हम यदि कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से देखें कि क्या क्या किया रियायतों के तौर पे चाइना ने ऋण जाल कूटनीति के दम पे, तो सबसे पहला एग्जाम्पल हम श्रीलंका का ले सकते हैं। श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह को 99 वर्ष की लीज पे ले लिया चाइना ने। ध्यान रखिएगा, क्योंकि बीजिंग का बड़ा कर्ज बकाया था श्रीलंका के ऊपर, तो रियायत मिल गई, 99 वर्ष की लीज पे मिल गई। ध्यान रखिएगा, इससे क्या होगा, जो चाइना है, चाइना का एक बड़ा प्रतिद्वंदी है भारत, तो भारत के समक्ष आके बैठ गया वो। ऐसे में वाणिज्यिक और सैन्य जलमार्ग पर रणनीतिक पकड़ बनाने की अनुमति मिल गई चाइना को। तो ऐसे में भारत के लिए सीधी चुनौती के तौर पे ये चीज काम की, और चाइना की रणनीतिक बढ़त हिंद महासागर में देखने को मिल गई। इसके साथ ही दूसरा यदि हम एग्जाम्पल देखें तो राहत के बदले जिबूती में अपना पहला सैन्य अड्डा बना लिया चाइना ने,
और जिबूती के साथ यदि हम बात करें तो अंगोला कच्चे तेल के साथ चीन का अरबों डॉलर का कर्ज चुकाने का प्रयास कर रहा है और खुद की अर्थव्यवस्था खतरे में है। ये तो कुछ क्षणिक एग्जाम्पल हैं। आप आसपास के देशों का हाल देखिए। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था स्वयं में चौपट हो चुकी है। पाकिस्तान के ऊपर 26 बिलियन डॉलर के आसपास कर्ज है, तो पाकिस्तान चुकाएगा कैसे? साथ ही मालदीव्स में चाइना का प्रभाव बढ़ रहा है, क्योंकि मालदीव में भी चाइना का कर्ज बड़े स्तर पे है। साथ ही नेपाल की फॉरेन पॉलिसी में कैसे शिफ्ट आया है भारत के विपरीत हम देख सकते हैं, तो इसके पीछे भी ऋण जाल कूटनीति काफी हद तक जिम्मेदार है। बांग्लादेश में अभी उतना शिफ्ट नहीं दिखता है, लेकिन बांग्लादेश में भी चाइना बड़े स्तर पे जो अवसंरचनात्मक विकास या बंदरगाह विकास में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। म्यांमार में भी यही हाल है। यानी जो हम कह सकते हैं कि जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की पॉलिसी है चाइना की, इस ऋण जाल कूटनीति के माध्यम से भारत को घेरने का भी प्रयास कर रहा है चाइना, और भारत को घेरने के साथ ही अपनी रणनीतिक महत्वाकांक्षाओं को प्राप्त करने का भी प्रयास कर रहा है, जिसमें हम पूरे हिंद महासागर में चाइना के नियंत्रण को देख सकते हैं, इंडो पैसिफिक में चाइना के नियंत्रण के प्रयासों को देख सकते हैं। आप यहाँ पे म्यांमार, बांग्लादेश, हम्बनटोटा, मालदीव्स, पाकिस्तान, यहाँ जिबूती, तो ऐसे में आप चाइना का विस्तार देख सकते हैं इन ऋण जाल कूटनीति के जाल में फंसा के रियायतें प्राप्त करने के संदर्भ को लेके। इतनी बात समझ में आ गई। अब यदि हम देखें कर्ज का जो जाल है ये भारत को कैसे प्रभावित करेगा, भारत की सुरक्षा को, समृद्धि को चैलेंज तो दे ही रहा है, तो कैसे प्रभावित करेगा? तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि चाइना की ऋण जाल कूटनीति में जो हमारे पड़ोसी देश हैं वो बड़े स्तर पे शिकार हो रहे हैं इस कूटनीति का। मैंने एग्जाम्पल बताया, हमारे पड़ोसी देशों ने भर भर के कर्ज लिया है, कर्ज देने में असमर्थ होंगे तो कल को चाइना का प्रभाव बढ़ेगा, और ऐसे में चाइना की जो वन बेल्ट वन रोड जो परियोजना है उसमें ज्यादातर पड़ोसी देश शामिल हो चुके हैं। ये परियोजना कहीं ना कहीं भारत की संप्रभुता के खिलाफ दिखती है, क्योंकि जो सीपैक है, चाइना पाकिस्तान जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है, वो हमारे कश्मीर से होके गुजरता है, ये कहीं ना कहीं भारत की संप्रभुता के भी खिलाफ है। तो ये दिखता है कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पे। अगला मुद्दा है, हम ये कह सकते हैं कि कई देशों ने रणनीतिक समुद्री बंदरगाहों पे नियंत्रण छोड़ दिया है, और ऐसे समुद्री बंदरगाहों पे चाइना का नियंत्रण स्थापित हो गया है। तो चाइना के संदर्भ में अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए भारत को बड़े स्तर पे रक्षा और इनमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो भारत के लिए एक चिंता का सबब तो बन ही गया है चाइना। अगला मुद्दा है रणनीतिक जोखिम। बढ़ती ऋणग्रस्तता के कारण भारत के आसपास के देशों में रणनीतिक संपत्ति या प्रभाव एक तरीके से चाइना का बढ़ेगा, तो ये देश चाइना के प्रति ज्यादा झुकाव रखने लगेंगे, और इसका रिजल्ट हमें कहीं ना कहीं दिखने लगा है। पाकिस्तान तो पहले से ही पिछलग्गू था, मालदीव्स, नेपाल और कुछ मामलों में म्यांमार के एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं, श्रीलंका के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं चाइना के प्रति उनका झुकाव पहले की तुलना में बहुत बढ़ा है। तो ऐसे में रणनीतिक जोखिम है भारत के प्रति इस तरीके की नीतियों का। अगला मुद्दा है, यदि आर्थिक स्थिरता, हमारे देश के यदि आसपास के पड़ोसी देश कंगाल होते हैं, वहां पे आर्थिक अस्थिरता आती है। मैंने पहले की क्लासेस में भी बताया है कि पड़ोसी देश की आर्थिक स्थिरता कभी भी हमारे लिए लाभदायक नहीं हो सकती। अगर वहां पे आर्थिक स्थिरता आई तो पहली बात तो हमारे उस देश के साथ आर्थिक संबंध कमजोर होंगे, तो आर्थिक प्रभाव पड़ेगा उसके ऊपर, हमारे देश के ऊपर नकारात्मक। दूसरा, सुरक्षा संबंधी मुद्दे, क्योंकि जब किसी देश में आर्थिक स्थिरता आती है तो वहां पे जिहादी तत्व, वहां पे जो कट्टरवादी तत्व, वहां पे जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं वो बढ़ते हैं। विशेष तौर पे यदि मैं पाकिस्तान के संदर्भ में बात करूं तो एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा की संभावनाएं भी बढ़ेंगी, और भारत की सुरक्षा के समक्ष भी एक बड़ी चुनौती ये उभर के सामने आ सकती है। साथ ही राजनीतिक संरेखण, जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारत के साथ संबंधों की कीमत पर जो ये देश हैं ये चाइना की तरफ इनका झुकाव होता जाएगा, और जो भारत का एक विजन है दक्षिण एशिया में शुद्ध निवल सुरक्षा प्रदाता के तौर पे उभरने का, उस विजन पे कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क लग सकता है।
ध्यान रखिएगा। तो भारत पे बड़े स्तर पे प्रभाव पड़ सकता है। इंडो पैसिफिक रणनीति के लिए चुनौती बन सकती है ये ऋण जाल कूटनीति, क्योंकि इस कूटनीति से चीन की मुखरता में वृद्धि होगी, जो खुले और शांतिपूर्ण इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए सीधी चुनौती पैदा कर सकता है। तो भारत के संदर्भ में ये सारे इंपैक्ट देखे जा सकते हैं। अगला, क्या भारत चुपचाप बैठा है या भारत भी कुछ कर रहा है? तो ध्यान रखिएगा, डिटेल में मैंने इंडिया चाइना रिलेशंस में पढ़ा है, या मैं बता दूं कि भारत भी डायमंड पॉलिसी पे काम कर रहा है। हम भी जैसे ईरान के चाबहार में बंदरगाह को विकसित कर रहे हैं, जैसे चाइना BRI बना रहा है, तो हम भी जापान के साथ मिलके एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। इसके साथ ही हम ये कह सकते हैं कि हम क्वाड में शामिल हैं, और क्वाड अपने आप में इंडो पैसिफिक के शांति, स्थिरता, समृद्धि, फ्री नेविगेशन जैसे उद्देश्यों पे काम कर रहा है। तो हम क्वाड में USA, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलके इस रीजन की शांति के लिए प्रयास कर रहे हैं। चाइना की मुखरता को कम करने की दिशा में हम इनडायरेक्ट प्रयास कर रहे हैं। अगला मुद्दा है, भारत खराब रिटर्न और ऋण जाल के मुद्दों को अंतरराष्ट्रीय पटल पे भी उठा रहा है, यानी कूटनीतिक प्रयास भी भारत कर रहा है। तो भारत भी अपनी तरफ से प्रयास कर रहा है, लेकिन ये बात निश्चित तौर पे कही जा सकती है कि इस तरीके के ऋण जाल कूटनीति या जो बकाया कर्ज है या कर्ज जाल में फंसने के चलते क्षेत्रीय स्थिरता, रणनीतिक स्वायत्ता दोनों के संदर्भ में भारत के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं। तो ऐसे में बड़े स्तर पे भारत को अपनी रणनीति विकसित करनी होगी। विशेष तौर पे जो हमारे पड़ोसी देश है वहां पे अपनी फॉरेन पॉलिसी को सकारात्मक दिशा में विस्तार देना पड़ेगा, ताकि चाइना के प्रभाव में आके ये देश भारत से पल्ला ना झाड़े। तो भारत को अपनी फॉरेन पॉलिसी पे बड़े स्तर पे विचार करने की जरूरत है, और भारत कर भी रहा है। जैसे श्रीलंका में जब संकट आया तो भारत सबसे पहले देशों में था सहायता देने में। मालदीव्स के साथ हमारे संबंध पिछले कुछ महीनों में खराब हुए हैं, लेकिन निश्चित तौर पे भारत के लिए मालदीव काफी महत्वपूर्ण है, और मालदीव के लिए भी भारत काफी महत्वपूर्ण है। भारत हर एक आपदा में मालदीव को सहायता देता रहता है। सेम कंडीशन बांग्लादेश, म्यांमार के साथ संबंधों में भी भारत प्रयास कर रहा है। लेकिन ये एक छोटा सा मुद्दा था जो कि एक चिंतनीय विषय है। इस रिकॉर्ड को देखते हुए, ये जो रिकॉर्ड मैंने आप लोगों को दिखाया, इसके विषय में भारत को और ज्यादा सजग होकर अपनी फॉरेन पॉलिसी पे काम करना पड़ेगा। ये एक छोटी सी परिचर्चा थी। आशा करती हूँ आपको ऋण जाल कूटनीति क्या होती है, भारत पे क्या प्रभाव है, क्या कदम उठा रहा है और क्या करना चाहिए, ये समझ में आया होगा। मेंस के पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, यदि आप 2025, 26 या 27 में यूपीएससी का अटेम्प्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे P2I बैच से जुड़िए। ये प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू का कंबाइंड बैच है, फाउंडेशन बैच, पीटी स्पेशल मेंस, स्पेशल इंटरव्यू, स्पेशल बेसिक से लेके एडवांस सब कुछ इसमें कवर है। ध्यान रखिएगा, अगर एडमिशन लेना है तो स्टडी IQ की ऐप या वेबसाइट पे जाना है, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, उस लिंक पे क्लिक करना है। LIVE लाइव कोड का प्रयोग करना है, एडमिशन ले लेना है मात्र 27,999 में। कंप्लीट GS, ध्यान रखना, SA, CSET, करंट अफेयर्स, आंसर राइटिंग सब कुछ इंक्लूड। यदि आप ऑप्शनल इतिहास या PSIR लेना चाहते हैं तो भी LD लाइव कोड का प्रयोग करके आप मात्र 14,999 में ये परचेज कर सकते हैं। साथ ही यदि आप PCS की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, यूपी PCS बिहार के साथ अन्य PCS के लिए सक्षम बैच शुरू हो चुका है, तो आप मात्र 14,999 में LD लाइव कोड का प्रयोग करके एडमिशन लीजिए और अपनी PCS की तैयारी भी इस फाउंडेशन बैच के माध्यम से कवर कर सकते हैं। बाकी आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो करिएगा, ललिता दहिया अकेडमी टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे। तो आशा करती हूँ ये परिचर्चा आपको समझ में आई होगी। मिलेंगे इसी तरीके की अगली परिचर्चा में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।